Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरें आप तक लाएंगे। आइए शुरू करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Domestic stocks decline around 1%. Sensex falls below 52,600. Nifty slips below 15,750. Global equity markets witness losses amid worries on economic recovery. And Brent crude prices plunge to trade near $73 per barrel mark. घरेलू सूचकांक लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 52,600 के नीचे और निफ्टी 15,750 के नीचे हुए बंद। आर्थिक सुधार पर चिंताओं के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में आई गिरावट और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य भारी गिरावट के साथ $73 प्रति बैरल के करीब था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट के अनुरूप सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 52,600 के नीचे और निफ्टी 15,750 के नीचे हुए बंद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.92% की मंदी से 486 अंक कम होकर 52,569 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.96% की गिरावट से 152 अंकों का नुकसान दर्ज करता हुआ 15,728 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था और तुलनात्मक रूप से गिरावट कम थी। मिड कैप सूचकांक 0.37% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.09% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and Nifty today fell around 1% in sync with fall in the global equity markets. The BSE Sensex ended below 52,600 while the NSE Nifty finished below 15,750 level. The Sensex declined 486 points or 0.92% to close at 52,569. The NSE Nifty also slipped 152 points or 0.96% to settle at 15,728. In the broader market at BSE, the mid-cap index fell 0.37%, while the small-cap index slipped 0.09%, performing better than the Sensex. In the Sensex pack, shares of 7 companies climbed while 23 fell. Tech Mahindra was the top gainer as it surged 1.3%. Bajaj Auto rose 0.6% while Power Grid and HCL both gained 0.2%. On the other hand, Tata Steel plunged 2.3%, Sun Pharma tumbled 2% and SBI declined 1.9%. ICICI fell 1.8% and Dr. Reddy Labs slipped 1.7%. In sectoral indices, shares of 17 out of 19 sectors declined. In gainers, utilities gained 0.6% and power sector added 0.2%. On the other hand, metal sector stocks tumbled 2.4% and BankX declined 1.4%. Basic materials fell 1.2% and finance sector stocks ended 1.1% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,448 companies gained while 1,738 fell. Shares of 144 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे कमजोर रहा और $1 की कीमत 74 रुपये 71 पैसे दर्ज हुई। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन में 0.22% की गिरावट से 92.44 पर था। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
धन्यवाद सोनू। राजीव, कल ऑल टाइम हाईस पर पहुंचा था बाजार। 53,000 से पहली बार ऊपर बंद हुआ था सेंसेक्स, और मेनली मेटल्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स में जो तेजी आई थी उसके बल पर आज हमने देखा है कि खासी गिरावट आई है, और मेटल और बैंकिंग ही है सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स। तो क्या आज प्रॉफिट बुकिंग है? कैसे देखते हैं आप इन 2 दिन के कारोबार को? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जो आज अगर जो आप मंदी की थोड़ी सी करेक्शन की बात करेंगे, एक तो ग्लोबल मार्केट जब हम ट्रेड कर रहे थे तो कुछ कंसर्न थे एशियन मार्केट में अबाउट राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना इन यूरोपियन यूएस एज वेल एज एशिया। तो उसके चलते एशियन मार्केट घटी, हैंगसेंग नीचे था, काफी 800 पॉइंट नीचे बंद हुआ। डाउ जोन्स फ्यूचर जब हमारी मार्केट चल रही थी, ट्रेड हो रहा था, तो करीब 400 पॉइंट के कट के साथ ट्रेड हो रहा था। तो ग्लोबल फिनोमिना था जो आज मार्केट में थोड़ा सा मंदी की तरफ जो रुख कर रहे थे, इसी के चलते टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। दूसरा एक रीजन रहा बैंकिंग में, क्योंकि आज बैंकिंग की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी, तो नॉर्मली वॉलेटिलिटी का दिन होता है, उसके चलते थोड़ी सी मंदी रही। तो इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग एंड मोर प्रेशर ड्यू टू सम ग्लोबल फैक्टर्स। दैट्स इट। So, going forward, do you think the markets will correct more, or will the uptrend continue, keeping these 2 days in mind? No, market probably will correct, might collect some more. And more, what is more important, Rajesh, has to be the broader market breadth. It was slightly weak, but it was not as bad as it normally is when Nifty falls such way. So, I'm of the view that probably, despite the fact that valuations are high, we would see some broad range-bound correction in coming days, and before Nifty once again makes an attempt to move up as the earnings season starts and some of the large cap IT companies start to announce their results. So रिजल्ट से आपको क्या ब्रॉडली कॉर्पोरेट रिजल्ट से इस जो बीता क्वार्टर है उसके जो आने शुरू होंगे, क्या आपको आशाएं हैं सेक्टर वाइज? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दे जिनका के जैसे कि आप देख लेंगे कुछ ऑटो के हैं और कुछ सेक्टर्स जो कि टूरिज्म होटल वगैरह से रिलेटेड थे, उसके अलावा जो रिजल्ट है वो लार्जली इन लाइन या बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए, क्योंकि जो आईटी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स को कोई लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं था। कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ जो कि अप्रैल मई में देखे गए थे, करे गए थे देश के विभिन्न भागों में। तो ऑटो का मुझे लगता है कि एक ऑटो और कुछ फाइनेंशियल क्षेत्रों में थोड़ा सा आप रिजल्ट देख सकते हैं जिनमें थोड़ा सा नंबर्स कम आएंगे। अदरवाइज ब्रॉडली जो नंबर्स हैं वो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी बेटर देन व्हाट द एस्टिमेट्स वर जो इनिशियली करे गए थे, क्योंकि जून सेकेंड वीक में जो भी हमने चैनल चेक करे उसमें जो रिकवरी दिख रही है वो काफी तरीके बहुत फास्टर है, इवन प्रीटी मच सेम जैसे कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन शुरू हुआ था प्रीटी मच वैसी है जैसी पिछली बार देखी गई थी। So Rajiv, the falling of bond yields globally, is that a good sign for India, an emerging market? Doesn't it mean that the flows of funds are definitely going to come back to India? Well, I mean, see, the problem with these macro numbers is they can be interpreted the way that people want to. I mean, when the bond yields were falling, people were saying that, people were not happy at when the bond yields were rising. So they said the money will not come to emerging markets, including India. Now the explanation is that, probably there is a slowdown and because of which the bond yields are falling. So, I mean, at this point of issue, if you ask my personal opinion, absolutely, I think that's a sign that probably emerging market class as an asset class is going to get more inflows. But the interpretation probably is slightly different at different point of time. So, as we said that there's going to be there is a bout of profit booking. The dollar has strengthened, but so aren't the commodities in a sweet spot now and worthy of a look? Well, no, I mean, they have been a sweet spot for a very long period of time, and probably, some of these stocks
they have been the best performing stocks the last 6 months. I think there are risks to their value correction because a large part of the commodity price rise had come on back of disruption in the global logistic chain, supply chain, in the sense that, shipping was very tough to find, the containers were in shortage, imports were hampered because the ports were closed in parts of Europe. I don't know how much of that was the increase in price was due to genuine increase in demand. Now as things once again start to open up, I think probably there is a good chance that we might see some of the commodity prices correcting. In 15 days back, we saw a sharp correction in agri commodity prices. Within a day we saw a fall of more than 7-8% in soya prices, wheat prices. Every agri prices saw, sharp drop of anywhere between 10 to 12% in a single trading session. So I'm of the view probably metal stocks probably may see some kind of a shock in near term. Let's see how the demand prevails, then pans out after some time, and then we'll have to take a call on that. At this point of time, in my opinion, there is slight, red flag which is there for the metal sector. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए राजीव जी। श्रोताओं, ये थे राजीव नागपाल, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे चर्चा कर रहे थे। Joining us now is Dr. S.P. Sharma, senior economist. Dr. Sharma, we welcome you to Market Mantra. थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, आपकी टिप्पणी भी चाहेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी कल ऑल टाइम हाईज पर बंद हुए थे। आज हमने लगभग 486 अंकों की गिरावट देखी है सेंसेक्स में। कैसे देखते हैं आप बाजार के चलन को, जो कहा जा रहा है कि इन सिंक विद ग्लोबल मार्केट्स है? देखिए, मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग मानता हूं, क्योंकि अभी जिस तरीके से सेंसेक्स में एक के बाद एक उछाल आया है और न्यू हाईज बने हैं, तो किसी लेवल पे जाके इन्वेस्टर जो है अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है। तो ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है कि जिस वजह से कोई कुछ चीज खराब हुआ हो कि मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया है। तो एक लेवल पे जाके एक जनरल प्रॉफिट बुकिंग जो आता है, तो उसी के संदर्भ में आज मार्केट में एक ये छोटी करेक्शन आई है। तो आपको लगता है कि अभी भी जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ का ही है बाजार में, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपकी ब्रॉडली क्या राय होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से कोरोना केसेस सबसाइड हुए हैं, बहुत ज्यादा जो अभी हम देख रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। जो पर डे केसेस हैं वो 40-45 हजार के आसपास हैं, और जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो अभियान है वो काफी निरंतर तरीके से चला हुआ है, और काफी लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो डे बाय डे उसमें भी रिकॉर्ड्स बने हैं। तो आने वाले टाइम में मार्केट्स का मूड है जो वो इंटैक्ट रहेगा और एक पॉजिटिव साइड में मार्केट्स रहेंगी। लेकिन ये जरूर है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कुछ वजह से कई बार ऐसी न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी होती है कि कई बार जो डेटा है, कई बार यूएस का डेटा और कुछ एडवांस्ड इकोनॉमीज का डेटा जो है वो मैटर करता है। तो वॉलेटिलिटी जरूर बन सकती है, लेकिन कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मार्केट को इस जंक्शन पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी हाई हैं, और जो सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं, जो स्टिमुलस पैकेज दिया है, तो आने वाले टाइम में इन सब चीजों का असर दिखेगा और मार्केट्स एक पॉजिटिव मूड में रहेंगी। लेकिन ये जरूर है कि कुछ वॉलेटिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। डॉक्टर शर्मा, इन लाइट ऑफ व्हाट यू जस्ट सेड, आर वी लाइकली टू सी अ न्यू हाई ऑन द इंडेक्स? The real beauty has been mid-caps. In fact, today they performed better than the Sensex, and they have been doing so. And then hopefully they will continue to do so. So corporate India, according to you, is that a sweet spot for you? I know there is a global volatility and there is a lot of seesaw happening, but do you see an opportunity there? How much weight do you give to corporate India? Yes, I am very, very positive and optimistic that markets hold much potential to post new highs also in the coming times. And there are a lot of reforms, as I already mentioned, that government has provided a great stimulus to the economy once again, that they provided in the 2020. Now they have provided a lot of reforms for each and every sector of the economy. And going forward, I believe growth expectations are also high. Like so many international organizations, they have
forecasted the growth rate somewhere between 9.5 to 10%, and RBI projection is also very, very optimistic that 9.5% in the difficult time, despite the 2 months lockdown and partial lockdown, they are anticipating 9.5%. So this is a good growth number in the difficult time, and on the back of reforms, I see a lot of potential in the markets going forward, and new highs also are possible in the coming times. और आईपीओ के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तक जो 6 महीने थे, जनवरी टू जून 2021 के, उसमें 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए कंपनियों ने, विच इज अ रिकॉर्ड। और अगले कुछ हफ्तों में भी आईपीओ आने हैं। सो ये आईपीओ का जो बाजार इतना कहें कि सक्सेसफुल है, क्या इसका भी एक हम असर सेकेंडरी बाजार पे देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि शायद जो एफपीआईज हैं वो भी सेकेंडरी बाजार में बेच के उस पैसे को आईपीओज में इन्वेस्ट करें? देखिए, ऐसा है कि जो आईपीओ में जो प्राइमरी मार्केट में मनी आती है, तो उसका जो ब्रॉड बेस्ड जो उसका एस्पेक्ट है, जो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो पूरा ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर आता है। और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ही जो ज्यादा से ज्यादा आईपीओज आते हैं। जिस तरीके से मार्केट्स का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जनवरी फरवरी में, और बाद में कुछ देर के लिए थोड़ा वॉलेटाइल रही, क्योंकि वापस कोरोना वायरस के केसेस जब बढ़े हैं अप्रैल मई में, तो अभी वापस जैसे ही केसेस खत्म हुए हैं, केसेस बहुत नीचे आ गए हैं, 40-42 हजार पे आंकड़ा आ गया है, तो सेकेंडरी मार्केट में तो एक अच्छी मूवमेंट है ही है। उसके साथ ही जो प्राइमरी मार्केट में भी एक अच्छी मूवमेंट हमने पिछले जो 6 महीने में देखी है, तो उसको ये सेकेंडरी मार्केट भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मार्केट्स के काफी तेज गति से बढ़ने से, न्यू हाई बनाने से ही इन्वेस्टर का जो मूड है वो वापस रिज्यूम हुआ है, और जिससे कि ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड एक सेंटीमेंट है, जो रैली है मार्केट में, उसको अच्छी सपोर्ट मिली है। Dr. Sharma, we have been talking about this volatility and the profit booking that's happening. There are two questions that I have for you related to this about banks and metal stocks dragging the market down today. What is your view on that, and how are they going to fare in the coming days? And also about the Fitch. Fitch has cut FY22 GDP growth forecast to 10%, but they say that it's going to revive if vaccination is rapid and consistent. So what are your views on these 2 points? Yes, my view is very, very positive, because if they have reduced the growth forecast to the 10%, that is also at this juncture looking lucrative, 10%, double-digit growth. So, as I was discussing earlier also, that most of the international organizations are projecting India's growth rate somewhere between 9.5 to 10%. So, that is, I believe, a good growth trajectory in the very, very difficult time. And second, correction in the metal stocks and the banking stocks, that is, I believe, the general churning. Sometimes investors churn their stocks from one to another, and they sell in some stock and buy another. So I think there is no negative for these sectors also. Sometimes they when the investors achieve their targets, then they churn, they shift from some shares to the other shares, so that profit is maximized in each and every sector. डॉक्टर शर्मा, क्वार्टर खत्म हुआ है, जून क्वार्टर, रिजल्ट्स आने वाले हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको क्या आशा है इन कॉर्पोरेट रिजल्ट से? बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि जब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आते हैं तो वो एक डायरेक्टली एक ट्रिगर का रोल प्ले करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड बाजार पर। देखिए, जो लास्ट अप्रैल टू जून का महीना था, मई 2020 का, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, जिसमें डिमांड के ऊपर बहुत असर हुआ था, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था, जिससे कि जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही डिसेलिरेट हुआ था। तो इसके अभी जो हम जून एंडिंग जो क्वार्टर एंडिंग है, इसमें हम उस क्वार्टर से मच बेटर हैं। अगर आप देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो काफी हाई ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि लो बेस इफेक्ट मिला है। उसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स होंगे उनमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का जो
ये वाला क्वार्टर था, क्वार्टर 1 था जो काफी प्रॉब्लमेटिक था और कोरोना वायरस का उस टाइम पे बहुत खौफ होने की वजह से भी जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन रहा था। लेकिन अभी जो सेकेंड वेव की वजह से जो लॉकडाउन हुए, जो पार्शियल लॉकडाउन थे या स्टेट वाइज कुछ लॉकडाउन थे, उनका इतना असर नहीं हुआ है डिमांड के ऊपर और सप्लाई के ऊपर। तो बिजनेस उसमें भी परफॉर्म करते रहे हैं, जो कि हमें IIP डेटा और एक्सपोर्ट डेटा से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से मैं देखता हूं कि जो YOY ग्रोथ है कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो काफी सिग्निफिकेंटली बेटर रहेगा जो लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट था। एंड लास्टली FPIs, आपको लगता है कि भारतीय बाजार में नेट इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे? क्योंकि पिछले 10-11 सत्रों में हमने थोड़ा सा उनके द्वारा नेट सेलिंग देखी है। देखिए, क्या होता है कि कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है या थोड़ी देर के लिए पॉज आता है, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है वो इंटैक्ट रहता है। वही हाल भारत के लिए है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनको पता है कि जो इंडिया की इकॉनमी है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में भी स्टेडी वे से आगे परफॉर्म कर रही है और फास्टेस्ट मूविंग इकॉनमी हम हैं इस साल में, और फिर भी हमारा ग्रोथ रेट बहुत सारी इकॉनमी से अच्छा है। तो जहां पे ग्रोथ होती है तो इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक टेम्परेरी जो फेज होते हैं जब कई बार इन्वेस्टर थोड़ा पॉज लेते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन उनका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, जो आउटलुक है, वो इंटैक्ट रहता है। तो उसी तरीके से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हैं और आने वाले टाइम में भी काफी सालों तक आकर्षित रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो अभी तो रिफॉर्म्स हुई हैं और इनके रिजल्ट आने अभी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने तो अभी बाकी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफी अच्छा पोटेंशियल रखती है आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अटेन करने का। जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। चीन में टेक कंपनियों पर व्यापक कड़े कदम उठाए जाने के बीच निवेशकों ने इन कंपनियों में बिकवाली की और एशियाई बाजारों में गिरावट आ गई और ये 6 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। मौद्रिक ढील से जुड़े संकेतों, ऋणों में वृद्धि की दर कमजोर रहने और चीन में मांग धीमी पड़ने से वैश्विक सुधार की गति को लेकर प्रश्न खड़े हो गए और निवेशक चिंतित रहे। हांगकांग का हैंगसेंग 2.9% लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.1% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की भारी गिरावट दर्ज हुई। जापान का निकेई सूचकांक 0.9% गिरकर बंद हुआ और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक सुधार पर चिंताओं के बीच आज दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। फ्रांस का कैक 1.7% के नुकसान पर था। लंदन के फुटसी में 1.8% की मंदी थी और जर्मनी का डैक्स 2.2% की भारी गिरावट पर था। The Dow and the S&P 500 indices gained marginally yesterday, helped by gains in industrial and defensive stocks. On the other hand, the Nasdaq Composite remained almost unchanged as investors awaited minutes from the Federal Reserve's meeting after the central bank took a more hawkish tone last month. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both climbed 0.3%, while the Nasdaq Composite ended flat. Dr. Sharma, are you surprised by the move of the U.S. Federal Reserve as the minutes of the latest monetary policy meeting showed that the central bank could soon lay out a roadmap for tapering its record bond buying program? Yes, because their long-term perspective is to revive the demand trajectory, and that's why they are compromising with the inflation numbers also, and they have revived the economy also. The economy growth rate is also projected much better as compared with the last year, and they are the global growth drivers. So going forward, I believe Fed's move is rational, and in the near future they are not going to increase the interest rate, and this policy environment, this liberal policy environment will continue for much more time to support the economy and to make the economy more sustainable, so that daunting impact of coronavirus is totally nullified. So do you think the global financial markets are pricing in the growing spread of the Delta variant across the world and signs of slowdown in the Chinese economy? Yes, Delta threat is there. That's why markets sometimes become volatile. So moving ahead, if Delta is spreading and
more and more countries are impacted, then the markets may become more volatile. But I believe the fundamentals of the economies like Indian economy and the support provided by the US economy to consumers and the businesses will provide the adequate support to the markets, and markets will not go down significantly, but will remain volatile with the spread of Delta. और एक चीज पर आपकी ब्रीफ सी टिप्पणी चाहेंगे, ये जो टेक कंपनीज पर चाइना क्रैकडाउन कर रही है, टेक कंपनीज के लिए जो मल्टीनेशनल्स हैं, OECD G7 ने भी कहा है कि इनके द्वारा जो टैक्स सेविंग टैक्टिक्स है वो अनफेयर है, उसके लिए एक एग्रीमेंट भी 130 कंट्रीज के बीच में हुआ है। ये आपको कितना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लगता है ब्रीफली, ताकि टैक्स की चोरी जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना कर पाएं? जी देखिए, टैक्स चोरी का खाली किसी एक कंट्री को तो नुकसान नहीं होता है, उसका जो ग्लोबल प्रभाव है वो बहुत सारी इकोनॉमीज के ऊपर जाता है। तो टैक्स चोरी को अगर कोई कंट्री रोकता है तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट है जो काफी दूसरे इकोनॉमीज के ऊपर भी जाता है जहां जहां वो कंपनीज के बेस होते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बैलेंस वो ढांचा बन के रहेगा आने वाले टाइम में, सो दैट जो भी कंट्री इसके ऊपर एक्शन लेता है तो ओवरऑल जो उसका ट्राजेक्टरी है, जो उसका पॉलिसी इन्वायरमेंट है, वो आने वाले टाइम में इंटैक्ट रहे और इम्प्रूव हो, और ज्यादा से ज्यादा जो जहां पे वो जिस होस्ट कंट्री में जहां पे वो ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, कि उनके लिए वो कोई डिसएडवांटेज क्रिएट ना करें कि उस कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन इम्पैक्ट हो। Moving on, the oil prices today fell for a third day in a row amid uncertainty over supply after the collapse this week of talks among major producers. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $73.10 per barrel, while WTI crude prices were around $71.80 per barrel. Dr. Sharma, the global prices seems to be playing quite havoc on the Indian consumer. The per litre rate is going up gradually. So where do you think are the prices going to halt? The global oil price is going to halt, though they have come down. Global prices will average somewhere between $65 to $70 per barrel in the international market for the calendar year 2021. But there will be spikes and falls also because of the sometimes positive news and sometimes negative news. So that's quite an optimistic view. What are the reasons for that? 65, quickly. We don't have much time. Reasons are global factors, like sometimes demand is anticipated that demand is reviving and growth rate will become. समय बिल्कुल ही समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा भाई। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। और चलते चलते कीमती धातुओं पर एक नजर। वैश्विक बाजारों में सोने के मूल्यों में तेजी के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य लगभग 290 रुपए बढ़कर 48,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी का मूल्य लगभग 160 रुपए के उछाल से 69,525 रुपए प्रति किलो पर था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,814.30 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त के साथ $26.20 प्रति आउंस पर थी। And before we close, the headlines once again: domestic stocks decline around 1%, Sensex falls below 52,600, Nifty slips below 15,750. Global equity markets witness losses amid worries on economic recovery, and Brent crude prices plunge to trade near $73 per barrel mark. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market